तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले 2-3 दिनों से एक खबर लगातार सुर्खियों में है और ख़बर है तिहाड़ जेल से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल, जैसा आपको पता है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल है। देश की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये सबसे मोस्ट सिक्योर जेल है, सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जेल है। तिहाड़ में 10,000 कैदियों को, और ये सबसे बड़ी जेल भी है, रखने की जगह है। लेकिन इस वक्त करीब 17,000 के आसपास इसमें कैदी हैं, जिसमें सजा याफ्ता भी हैं, जिसमें विचाराधीन भी हैं, अंडर ट्रायल जो होते हैं। फरवरी की बात थी, आपको याद होगा, एंटीलिया केस। एंटीलिया केस में जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में कुछ जेलेटिन मिले, उसके बाद सचिन वाजे का नाम सामने आया, सब कुछ हुआ। फिर एक लेटर मिला और ये पता चला था कि किसी एक टेररिस्ट ग्रुप ने अंबानी, उनकी पत्नी को धमकी दिया, बाकायदा एक लेटर भी मिला था। और उसके बाद जब तफ्तीश हुई, फिर ये बीच में खबर आई कि तिहाड़ जेल में एक कैदी बंद है जिसका नाम है तहसीन अख्तर। उसने बाकायदा एक मोबाइल का यूज़ किया और ये सारी प्लानिंग की। फिर ये बात आई कि एक टेलीग्राम ऐप के ज़रिए उसने ये मैसेज बाहर भेजा। हालांकि ये सारी चीज़ें फिर बाद में पता चली कि ये तो सचिन वाजे के दिमाग की उपज थी। लेकिन उस वक्त ये बात आई कि टेलीफोन, मोबाइल ये यूज़ होता है और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है तिहाड़ जेल में। लेकिन इस मोबाइल से क्या कुछ हो सकता है, ये आज की पूरी कहानी है। कैसे एक मोबाइल पूरे फसाद का जड़ है। देश भर के अलग अलग जेलों में जिस तरीके से गैंगस्टर, बड़े बड़े क्रिमिनल जेल के अंदर रहते हुए अपना पूरा धंधा चलाते हैं, कैसे सिर्फ मोबाइल की वजह से जेल के अंदर से वसूली करते हैं, रंगदारी करते हैं, सुपारी देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ठेकेदारों को, इंडस्ट्रिस्ट को। तो ये सब कुछ मोबाइल की वजह से। अब सवाल ये है कि मोबाइल पहुंच कैसे जाता है इतनी आसानी से। इस मोबाइल की वजह से तिहाड़ में कत्ल हुआ, ये कहानी आपको आगे सुनाऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। हुआ क्या कि हमारे इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से अशोक उपाध्याय जी, एक हमारे हैं सीनियर, उन्होंने एक आरटीआई दाखिल की और उस आरटीआई को दाखिल करके तिहाड़ जेल से कुछ 4 सवालों के जवाब मांगे। अशोक उपाध्याय जी ने जो आरटीआई दाखिल की, उसमें जो सवाल थे, उसमें पहला ये था कि कुल तिहाड़ जेल में कितने फ़ोन जैमर्स लगे हुए हैं। पहला सवाल कि तिहाड़ में कितने फ़ोन जैमर हैं। दूसरा सवाल था कि उन फ़ोन जैमर्स का नाम क्या और ये कब इंस्टॉल किए गए, कब लगाए गए। तीसरा सवाल था कि इन फ़ोन जैमर्स को लगाने पे कुल कितना खर्चा आया। और चौथा सवाल था कि इनमें से कितने जैमर 4G नेटवर्क को ब्लॉक करने में कारगर हैं या कर सकते हैं। मतलब आपने जैमर तो लगा दिया, लेकिन क्या वो 4G नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल आरटीआई के ज़रिए तिहाड़ जेल से पूछा। तिहाड़ जेल ने इनमें से पहला, तीसरा और चौथा 3 सवालों के जवाब ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि ये तिहाड़ की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। मतलब पहले सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कितने फ़ोन जैमर हैं। उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जैमर कब लगे, किस कंपनी के हैं। चौथे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कितने जैमर 4G नेटवर्क को ब्लॉक करने में कारगर है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया कि हाउ मच मनी स्पेंड ऑन दीज फ़ोन जैमर्स, कितने खर्च आए। तिहाड़ ने इसका जो जवाब दिया वो ये है कि इस तिहाड़ के फ़ोन जैमर को लगाने के लिए 6,87,66,267 रुपये, मतलब 6.87 करोड़, लगभग आप मान के चलिए कि 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ के आसपास तिहाड़ में फ़ोन जैमर को लगाने के लिए खर्च किए गए। ये डेटा है। अब सवाल ये है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ एक टेररिस्ट के पास से फ़ोन होने की बात वो बात कर रहा था, बाकी लोग बात करते हैं। जब जेल में जैमर है, कैदियों के पास चलिए फ़ोन भी पहुंच गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब जैमर है तो कैदी फ़ोन पे बात कैसे कर लेते हैं। क्योंकि कायदे से तो पूरा वो इलाका जो है वो जैमर के अंडर में है, तो सिग्नल तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात होती है। जैसे हम लोग कई बार गए तो तिहाड़ के आसपास जब पहुंचते हैं तो सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, तो समझ में आता है कि वहाँ पर जैमर है, लाइव वाइव करने में भी प्रॉब्लम आती है।
लेकिन तिहाड़ के अंदर कैदी मोबाइल का धड़ल्ले से यूज़ करते हैं और जैमर कोई काम नहीं कर रहा है, ये अनहोनी कैसे है? तो इसी में सारा खेल है, और इसी खेल से कैसे कत्ल होता है और एक कत्ल के बाद कैसे इसी तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर के ऊपर उंगली उठती है, ये पूरी आज की कहानी है। अंकित गुर्जर नाम का एक गैंगस्टर, अच्छा खासा इसकी दहशत, 8 से ज़्यादा इसके ऊपर मर्डर केसेस, यूपी ने 1.25 लाख का इनाम रखा, दिल्ली ने 25,000 रुपये का रखा। एक बार ये पंचायत चुनाव में खड़ा हुआ तो इसने पोस्टर छपवाए और लिखा था कि मैं इस चुनाव में बिना लड़े हुए जीतना चाहता हूँ, मतलब निर्विरोध। उसका मतलब सीधा सीधा ये था कि कोई उसके सामने खड़ा ना हो। तो उसने कहा मैं चुनाव निर्विरोध जीतना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, और अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ तो वो अपना खुद सोच ले। इत्तेफाक से एक ने हिम्मत दिखाई, खड़ा हो गया, बाद में उसको गोली मार दी गई। इल्ज़ाम अंकित गुर्जर पर आया और ऐसे उसने बहुत सारे कत्ल किए। 2020 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 1.25 लाख के इनामी अंकित गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको तिहाड़ जेल ले जाया गया। अब वो तिहाड़ के जेल नंबर 3 में बंद था। 20 से 21 आ गए। 3 अगस्त, मतलब 3 दिन पहले, तिहाड़ जेल के अंदर आमतौर पर चेकिंग होती है, तलाशी होती है, जो जेल स्टाफ है वो सब कुछ लेते हैं। जो जेल के अंदर पूरा और जेल के बाहर जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तिहाड़ की सिक्योरिटी कायदे से देखा जाए तो 4 अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। तिहाड़ के अंदर जो सारे कैदी होते हैं उनके सेल, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कैदी हैं उनके सेल, इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो है तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स को। तो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स तिहाड़ के अंदर की पूरी कैदियों पर नज़र रखती है, निगरानी रखती है। इसके अलावा CRPF है, ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, और दिल्ली आर्म्ड पुलिस है, और इसके अलावा जेल स्टाफ है। इन सब की ड्यूटी गेट के बाहर और इर्द गिर्द होती है, पर जेल के अंदर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स की ड्यूटी होती है। हालांकि इसकी वजह क्या है, कई बार ये बात उठती है कि तमिलनाडु पुलिस के जो लोग हैं वो एक तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इधर के नहीं जानते हैं, और कैदियों से घुल मिल ना पाएँ, तो रिश्वत और ये सारी चीज़ें जेल के अंदर गलत चीज़ ना जाए उसके लिए रखा गया। लेकिन तिहाड़ से अक्सर ये खबरें आती रहती हैं। 3 अगस्त को खबर आती है कि अंकित गुर्जर के पास तलाशी के दौरान एक मोबाइल मिलता है। इल्ज़ाम यह है कि ये मोबाइल पकड़ा डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट थे जेल नंबर 3 के उन्होंने, और पकड़ने के बाद कहते हैं कि अंकित गुर्जर के साथ कुछ बहस हुई और उन्होंने अंकित गुर्जर को एक थप्पड़ मारा। पलट के अंकित गुर्जर ने भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को थप्पड़ मार दिया। कई कैदी देख रहे थे। इसके बाद बात आई गई होगी, वहाँ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट चले गए। थोड़ी देर के बाद 30-35 तिहाड़ के स्टाफ उसी बैरक में पहुँचते हैं और उसके बाद अंकित गुर्जर की पिटाई शुरू कर देते हैं, और कहते हैं इस बुरी तरह से मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसको जेल के अंदर ही फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, आप इसको दीनदयाल उपाध्याय यानी DD उस हॉस्पिटल ले जाइए। पर जेल के स्टाफ कहते हैं कि नहीं, इसको बाहर नहीं ले जा सकते, शायद इससे बात खुल जाए, सच्चाई सामने आ जाए। और वो वहीं रहता है, और अगले दिन सुबह अंकित गुर्जर के परिवार वालों को खबर दी जाती है कि उसकी मौत हो गई है, और रीज़न बताया जाता है कि कैदियों के साथ कुछ उसकी लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। 2 और कैदी भी इंजर्ड हैं, और उसी लड़ाई में आपस में कैदियों की उसकी जान चली गई। ये 4 अगस्त की सुबह जेल स्टाफ का बयान था। अब इत्तेफाक से 3 अगस्त को ये जब सब कुछ हुआ, जब मोबाइल मिला और ये कहते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पीटा, वहाँ पे एक और कैदी था, और उस कैदी ने उसी दिन वो बाहर आ रहा था बेल पे। वो बाहर आया, उसने अंकित के फादर को फ़ोन किया और घर वालों को, और कहा कि आपके बेटे को बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई है। वो घबरा गए घर वाले। अब ये 3 अगस्त की बात है, और तिहाड़ जेल का बयान है कि 4 अगस्त की सुबह वो उन्होंने पहली बार देखा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ख्मी है। तो ये बात समझ में नहीं आई। खैर, अब मरने की जब खबर आई तो परिवार वालों को लगा कि ये बात तो हमें पहले ही बता दिया था एक कैदी ने, और उसने बाकायदा जेल से बाहर आने के बाद एक वीडियो बनाया अपना, और उस वीडियो में उसने कहा कि वो विटनेस था इस बात का
कि जेल नंबर 3 में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के साथ मोबाइल मिलने पर अंकित का झगड़ा हुआ। अंकित ने को पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थप्पड़ मारा, पलट के अंकित ने मारा और फिर इसका बदला लेने के लिए वो 30-35 स्टाफ के साथ आते हैं और उसके बाद अंकित की बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसी पिटाई की वजह से अंकित की जान चली जाती है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब मामला इसलिए गंभीर है कि तिहाड़ जेल के अंदर एक तो कत्ल, ऊपर से सीधे कत्ल के लिए जो उंगली उठ रही है वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पे और जेल के दूसरे स्टाफ पे। तो ये पूरा मामला है क्या? अब इस कैदी का वीडियो आने के बाद बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। अंकित के परिवार वाले कह रहे हैं कि इसके पूरे मामले की जांच हो, उनको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें दी जाए। जो शुरुआती चीज़ें मिली, अंकित के शरीर पर गंभीर के बहुत सारे चोट के निशान हैं, उसकी आंखें भी सूजी हुई हैं। जेल स्टाफ ने 4 तारीख को खबर दी अंकित के मरने की, जब कैदी ने 3 अगस्त की रात को ही बता दिया कि उसकी पिटाई हुई है। तो ये टाइम का गैप, 8 मर्डर, 1.25 लाख का इनामी, ठीक ठाक, और जेल स्टाफ के हिसाब से 2 कैदियों के साथ झगड़ा हुआ और उसमें ही उसको चोट लगी और मर गया। ये बात गले नहीं उतरती कि अंकित 2 मामूली कैदियों से यूं मारपीट और झगड़े में चोट खा जाएगा और यूं उसकी जान चली जाएगी, ये बात भी गले नहीं उतर रही है। तो अब ये सारी चीज़ों ने तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ उंगली उठाई। अब इसके बाद दबाव थी। एक तो पहले ये होता है कि तिहाड़ में जब भी कोई मौत होती है, चूँकि ये कस्टोडियल डेथ में कैटेगरी में आ जाती है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने आप इसकी जांच करते हैं। तो इस मामले की भी जांच, अंकित गुर्जर की जांच जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पहली बार मामला ये है कि जेल में कैदियों की पहली भी मौत हुई। आपको याद होगा निर्भया गुर्जर में भी फांसी हुई थी, उसको लेके भी बड़े सवाल, एक कैदी 6 था उसमें से, तो उसमें यह था कि नहीं उसको कैदियों ने ही मार के टांग दिया, बहुत सारी बातें हुई, तो उस पर भी खैर इंक्वायरी हुई थी। तो तिहाड़ में बीच बीच में कैदियों के इस तरह आपसी झगड़े या कत्ल की खबरें तो आती रहती हैं। यहाँ पहली बार है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेलर, उनके ऊपर उंगली उठी है। तो अब इसके बाद जो जेल के डीजी हैं संदीप गोयल, उन्होंने जेल नंबर 3 में काम कर रहे कुछ पुलिस वालों को वहाँ से हटा दिया है और उनका कहना है कि चूँकि ये सारी चीज़ें की अभी जांच हो रही है और इसीलिए 3 जो जेल नंबर में 5 जेल स्टाफ को वहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है, ताकि जो जांच हो उस जांच में सारी चीज़ें ईमानदारी से सामने आए। ये तो रहा एक चीज़। अब दूसरी तरफ आइए, जेल के अंदर कत्ल, पुलिस स्टेशन या पुलिस कस्टडी में मौत, हमारे यहाँ इसको लेकर जो हमारी NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके अपने डेटा है। अगर लेटेस्ट डेटा की सिर्फ मैं बात करूँ 2020 फरवरी से, बल्कि 2020 से फरवरी 2021 तक, एक साल में हमारे देश में कुल 1636 डेथ हुई हैं कस्टोडियल, 1636, तो 1636 मौत। अब ये कस्टोडियल का मतलब जेल के अंदर, पुलिस की हिरासत में, कोर्ट से थाने ले जाते हुए या कोर्ट से जेल ले जाते हुए, रास्ते में, मतलब कहीं भी, लेकिन ये कस्टडी में थे। कस्टडी का मतलब ये हो कि एक बार आप अरेस्ट हो गए तो ऑफिशियल आप अरेस्ट हैं, फिर अब आप पुलिस और जेल की ही आप एक तरह से रहमोकरम पर हैं, और उनकी हिफाजत में अगर कोई मौत हो जाती है किसी कैदी की तो फिर वो कस्टोडियल डेथ कहलाता है। तो एक साल में अभी फरवरी 21 तक के जो डेटा हैं उसमें 1636 कस्टोडियल डेथ इस देश में हो चुकी हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा 395, 1636 में से 395 अकेले यूपी में हुई। दूसरे नंबर पे 37 दिल्ली में हुई, तिहाड़ जेल लेटेस्ट है अभी। इसके अलावा NHRC ने इन एक सालों में इन मौतों के लिए 14 करोड़ रुपए ऐसे मरने वाले के परिवारों को मुआवजा दिलवाया है। और जो टोटल इसका एक डेटा निकल के आता है वो ये कि इंडिया में रोज़ाना 5 कस्टोडियल डेथ होती हैं, 5, यानी वो जेल के अंदर या फिर पुलिस की कस्टडी में। तो ये आंकड़े अपने आप में दहलाने वाले इसलिए हैं कि जेल या पुलिस कस्टडी में किसी भी मुजरिम या मुलजिम की कस्टडी जो होती है वो सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अगर जेल के अंदर कत्ल हो, जेल के अंदर ही सारी चीज़ें हों, पुलिस कस्टडी में हो, तो फिर सवाल उठता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन की दस्तक होती है। जब जेल में मोबाइल पहुंच सकता है, मोबाइल पे बात हो रही है, तो फिर आप बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी होंगी। अगर सुशील कुमार जैसा पहलवान
ओलंपियन, ये कहता है कि मुझे भैया इस जेल में नहीं उस जेल में भेजो, क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ से वहाँ मार दिया जाएगा। यूपी के जो डॉन है मुख्तार अंसारी का आप नाम ले लें, वो पंजाब में रहना चाहता, कहता है यूपी में नहीं जाएंगे, वहाँ के जेल के अंदर आसानी से मेरा मर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब है ये चीज़ें सब हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है जो जेल के बाहर की दुनिया में होता है। तो फिर ऐसे जेलों का क्या मतलब, जहाँ पे सज़ा ना हो, बल्कि सज़ा की जगह पे आप मज़ा कर रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, आप अपने पसंद का खाना खा रहे हैं, आपको शराब, सिगरेट, बीड़ी सब कुछ वहाँ पे मुहैया है। तो फिर ये सारी चीज़ें सवाल उठाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत में मैंने कहा कि हर जेल का एक नियम है कि आपको जैमर लगा होता है। जैमर के बावजूद फिर हम हमेशा क्यों सुनते हैं खबरों में कि उस जेल पे छापा पड़ा, वहाँ से इतने मोबाइल मिले, वो जेल में कैदी मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो वहाँ यूज़ कर रहा था। आपको अभी कुछ दिन पहले एक कहानी में मैंने आपको बताया था कि कैसे काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए यहाँ भी कहानी इसी फ़ोन से जुड़ती है जाकर। लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी का सुराग वो दे सकता था, लेकिन उसने दिया नहीं। स्पेशल सेल ने एक साजिश रची। उन्होंने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई तक जेल में मोबाइल पहुंचा दिया जाए तो फिर वो ज़रूर काला जठेड़ी को कांटेक्ट करेगा, और उसके कांटेक्ट के ज़रिए फिर हम उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। और यही हुआ। एक मुखबिर के ज़रिए तिहाड़ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई तक मोबाइल पहुंचाएगी, और उसके बाद उसी मोबाइल से उसने काला जठेड़ी को फ़ोन किया, और इस तरह काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। ये तो पूरी कहानी हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी कानून और नियम टूटा। लॉरेंस बिश्नोई तक तिहाड़ के अंदर फ़ोन पहुंचाया गया, न सिर्फ पहुंचाया गया बल्कि उसने बात की। तो फिर सवाल ये है कि जो 7 करोड़ रुपए के जैमर के ख़रीदे गए हैं तिहाड़ में, खुद तिहाड़ ने आरटीआई के जवाब में कहा है 6.87 करोड़। तो ये जैमर काम कहाँ करता है? जैमर का मतलब होता है कि वहाँ पे ना सिग्नल आएगा, ना जाएगा, ना आप बात कर सकते हैं। लेकिन तिहाड़ में धड़ल्ले से कैदी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस जैमर में भी हेर फेर है, या फिर ये जैमर इस तरह से सेट किया गया है, या तो फिर टाइमिंग होगी या कुछ और होगा कि ये इतने से इतनी देर तक इस पे सिग्नल पकड़ेगा, कुछ नॉर्थ में पकड़ेगा, कुछ साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, लेकिन सिग्नल पकड़ रहा है जैमर होने के बावजूद। तो 7 करोड़ रुपए सरकार के जो ख़जाने से खर्च हुआ, आम लोगों की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का, वो भी यूज़लेस है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने जैमर लगाया वो मकसद तो पूरा हो नहीं रहा है। तो जब सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी तो जेल के अंदर भी क्राइम इस तरह होता रहेगा, और जेल के अंदर से सारे क्रिमिनल गैंगस्टर अपना धंधा चलाते रहेंगे, लोगों को धमकाते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। यानी उनकी गिरफ्तारी, उनके पकड़े जाने के बावजूद मसला हल नहीं होता है, क्योंकि जो काम वो खुलेआम बाहर कर रहे हैं वही काम उन्हें जेल स्टाफ और बाकी लोगों की मदद की वजह से जेल के अंदर भी मुहैया है। तो वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही धंधा चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे जेल का कोई मतलब नहीं है। चूँकि ये एक, बेशक अंकित गुर्जर एक इनामी और कातिल भी है, और जेल के अंदर है, उसके ऊपर 8 बल्कि आरोपी कातिल है, 8 से ज़्यादा कत्ल का इल्ज़ाम है। लेकिन फिर वही है कि हमारा कानून ये कहता है कि अदालत उसे सज़ा देगी। तो जेल में इस तरीके से, जेल के अंदर किसी भी, और जेल के अंदर मुजरिम ही होते हैं ज़्यादातर, तो उनका इस तरह से कत्ल कहीं से भी कानून के दायरे में ठीक नहीं है, क्योंकि सज़ा देना काम कानून का है। तो जहाँ करप्शन, बेईमानी और ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ कानून का उल्लंघन भी होगा। तो ये चिंता की बात है, अफसोस की बात है। मुझे लगा आज आप तक ये सारी जानकारी पहुँचानी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।